एक मास्टर ठग की कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकी फुटबॉल मैच देखते हैं जहां निक्की नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है लेकिन निक्की का ध्यान खेल से ज्यादा भीड़ पर है। वो एक खूबसूरत लड़की को अपनी सीट से उठकर जाते हुए देखता है। उसी पल उसके दिमाग में एक शरारती विचार आता है। वो जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाता है और कहता है, चलो देखते हैं कि उस लड़की को कितने लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। पास में बैठा एक आदमी ल्यूएन कहता है कि वो भी शर्त में शामिल होना चाहता है और निक्की मान जाता है। सब मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनना शुरू कर देते हैं। जब लड़की स्टैंड से चली जाती है तो अंतिम गिनती से पता चलता है कि 7 लोगों ने उसे पीछे मुड़कर देखा था। इस शर्त में जेस ने सबसे करीब की संख्या का अनुमान लगाया था, इसलिए वो जीत गई। ल्यूएन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे दे देता है और फिर अगले राउंड की शुरुआत करने का सुझाव देता है। जुए का जाल। इस बार शर्त इस बात पर है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस ये कहकर बाहर हो जाती है कि उसे खेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निक्की कूद पड़ता है और $1000 की शर्त लगाता है। जैसे ही सीटी बजती है, रेफरी फाउल का इशारा करता है और ये वही टीम निकलती है जिस पर निक्की ने शर्त लगाई थी। वो जीत जाता है और पैसे अपनी जेब में डाल लेता है। हारने के बाद भी ल्यूएन और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, चलो इस बार $5000 की शर्त लगाते हैं। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी गेंद को पास करेगा या उसके साथ दौड़ेगा। निक्की $5000 की शर्त लगाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करता है, लेकिन आखिर में मान जाता है। ल्यूएन अनुमान लगाता है कि खिलाड़ी दौड़ेगा और निक्की कहता है कि वो पास करेगा। जैसे ही सीटी बजती है, खिलाड़ी वास्तव में गेंद के साथ दौड़ता है, जिसका मतलब है कि निक्की $5000 हार जाता है। अब निक्की फैसला करता है, ठीक है, हम $5000 हार गए, चलो यहीं रुकते हैं, और जेस को कॉफी पीने आने के लिए कहता है। वो जाना चाहता है, लेकिन ल्यूएन जोर देता है। वो कहता है, आप वीआईपी लाउंज में बैठे हैं, आपके पास पैसे हैं, $5000 पर क्यों परेशान होना। चलो एक और शर्त खेलते हैं, इस बार $10,000 की। आखिर में निक्की मान जाता है। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी अगला पास सही करेगा या नहीं। निक्की हाँ कहता है, लेकिन दूसरी टीम पास को इंटरसेप्ट कर लेती है। निक्की अब $15,000 हार चुका है। पैसे निकालते समय निक्की थोड़ा परेशान हो जाता है। वो एक पल के लिए सोचता है और कहता है, चलो इस बार $50,000 की शर्त लगाते हैं। ये सुनकर जेस चौंक जाती है, लेकिन निक्की गुस्से में दिख रहा है। इस समय किस्मत उसके साथ नहीं है। वो अगली शर्त फिर से हार जाता है और उसे और $50,000 देने पड़ते हैं। अब जेस उसे तुरंत रुकने के लिए कहती है, लेकिन निक्की का गुस्सा और अहंकार हावी हो जाता है। बिना सोचे समझे वो अगली $1,00,000 की शर्त लगा देता है। ल्यूएन हंसता है और उसे छेड़ता है, कहता है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं। निक्की चुपचाप कैश का एक पूरा बंडल मेज पर फेंक देता है। ये देखकर ल्यूएन भी उत्साहित हो जाता है। इस बार निक्की शर्त लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास सफल हो जाता है। अब निक्की को $1,00,000 का नुकसान हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि इस उलझन से कैसे निकला जाए। जेस भी उसके व्यवहार से चौंक जाती है, लेकिन अब खेल बहुत गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। निक्की कहता है, मेरे पास 1 मिलियन बचे हैं, चलो सब दांव पर लगाते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अंतिम फैसला ताश खेलकर किया जाएगा। चूंकि ल्यूएन लगातार जीत रहा है, वो अब उत्साह से पागल हो रहा है। वो निक्की को एटीएम मशीन की तरह देखने लगता है। ल्यूएन अपना कार्ड निकालता है। ये 5 ऑफ क्लब्स है। अब निक्की को बस 5 से बड़ा कार्ड निकालना है। उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक है। निक्की एक कार्ड उठाता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ उसे पलट देता है, लेकिन ये 3 ऑफ हार्ट्स है। ये देखकर जेस तुरंत अपनी कुर्सी से गिर जाती है। जब निक्की ने खेल शुरू किया था तो उसका इरादा केवल $10 की शर्त लगाने का था, लेकिन अब वो $1 मिलियन से अधिक हार चुका था। ऐसी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। जाल का पर्दाफाश। इसलिए वो चुपचाप जेस का हाथ पकड़कर बाहर चलने लगा। वो बहुत उदास था, लेकिन ल्यूएन उसे और ज्यादा छेड़ने लगा। उसने कहा, यही होता है जब आप मास्टर से पंगा लेते हैं। निक्की रुका और एक और शर्त लगाई, इस बार $2 मिलियन की। अब विचार थोड़ा अलग था। निक्की ने चुनौती दी कि ल्यूएन टेलीस्कोप का उपयोग करके किसी भी यादृच्छिक खिलाड़ी को चुन सकता है, और यदि निक्की ने खिलाड़ी का जर्सी नंबर सही अनुमान लगाया तो जीत उसकी होगी। ल्यूएन थोड़ा भ्रमित हो गया। उसने कहा, यह दिमाग पढ़ने जैसा है। ऐसा लगा जैसे निक्की खुद को विफलता के लिए तैयार कर रहा था। ल्यूएन को यह भी संदेह होने लगा कि निक्की धोखा दे रहा होगा। अपने संदेह को दूर करने के लिए निक्की ने कहा, ठीक है, मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, इस बार जेस ये करेगी। जेस ने गुस्से में निक्की को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कहा, इतने सारे लोगों में क्या संभावना है कि मैं सही जर्सी नंबर का अनुमान लगाऊंगी। ये कहकर उसने जाने की कोशिश की, लेकिन ल्यूएन के सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया और उनके बीच एक छोटी सी लड़ाई छिड़ गई। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निक्की ने उसे बस मैदान के चारों ओर देखने और जो भी नंबर उसे अपना लगे वो कहने के लिए कहा। ल्यूएन ने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी चुना। फिर जेस ने दूरबीन ली और पूरे मैदान को स्कैन किया। उसे हर जगह जर्सी नंबर दिखाई दे रहे थे। वो कैसे अनुमान लगा सकती थी। तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी और उसे निक्की के शब्द याद आए कि उसे वही नंबर चुनना चाहिए जो उसे अपना लगे। उनका दोस्त फरहाद जर्सी नंबर 55 पहने हुए था। जेस समझ गई कि यह सब निक्की की योजना का हिस्सा था। उसने नंबर 55 कहा और यह सही जवाब था। ल्यूएन दंग रह गया। जेस भी सोचने लगी कि निक्की को कैसे पता चला कि ल्यूएन वही नंबर चुनेगा, लेकिन उस पल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे पहले ही शर्त जीत चुके थे। दोनों ने $1 मिलियन का मुनाफा कमाया और अपने खोए हुए सभी पैसे वापस पा लिए। वे कैश से भरे 2 बड़े बैग लेकर स्टेडियम से निकल गए। कार में निक्की ने जेस को बताया कि सब कुछ उनकी योजना का हिस्सा था। वे लंबे समय से ल्यूएन पर नजर रख रहे थे। ल्यूएन को उच्च समाज में अपनी बुरी जुए की आदतों के लिए जाना जाता था। वो उसके सामने रखी किसी भी शर्त पर कूद पड़ता था। निक्की की टीम ने पूरी व्यवस्था की थी। जैसे ही ल्यूएन अपने होटल के कमरे से बाहर निकला, उसके अवचेतन मन में नंबर 55 बैठा दिया गया। सुरक्षा गार्ड के लेबल पिन पर नंबर 55 लिखा था। स्टेडियम तक जाने वाली सड़क पर साइन बोर्ड पर भी वही नंबर दिखाई दिया। उन्होंने उसे केवल नंबर दिखाया ही नहीं, उसे सुनाया भी। मैच देखने आते समय ल्यूएन की कार में एक गाना बजाया गया था जिसमें नंबर 55 बार बार दोहराया जा रहा था। गाने में वो नंबर 124 बार कहा गया था, जो ल्यूएन का ध्यान लगातार उस ओर खींच रहा था। उसे फरहाद की एक तस्वीर भी दिखाई गई थी, जिससे एक दृश्य स्मृति बनाने में मदद मिली। इसलिए जब ल्यूएन ने दूरबीन से देखा तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से नंबर 55 की ओर चला गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 55 कह दिया। जेस को पहले से कुछ नहीं बताया गया था ताकि पूरे खेल के दौरान उसकी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रहें। इस तरह कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। सब कुछ सुनने के बाद जेस निक्की से पूरी तरह प्रभावित हो गई। निक्की का अतीत और जेस का उदय। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। कुछ ही दिन पहले निक्की एक कमरे में जेस के बगल में एक बिस्तर पर लेटा था और एक आदमी उसकी कनपटी पर बंदूक ताने हुए था। जेस उसके बगल में बैठी थी, कोई जिससे वो हाल ही में मिला था।
ये स्पष्ट था कि किसी ने निक्की को फंसाया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने शांति से कहा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, अगर तुम गोली मारना चाहते हो तो मारो। बंदूक वाले आदमी ने निक्की की प्रतिक्रिया देखी और तुरंत समझ गया कि ये आदमी चालाक है, उनसे भी ज्यादा धूर्त है, और उसका अनुमान बिल्कुल सही था। निक्की एक मास्टर कॉन कलाकार था जो बड़ी कुशलता से छोटी मोटी चोरियां करता था। जेस निक्की को बहकाकर उस कमरे में लाई थी, लेकिन निक्की ने उसमें एक स्वाभाविक प्रतिभा देखी। उस समय जेस को कुछ समझ नहीं आया। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तो निक्की ने जेस से कहा, तुम्हारे पास एक हुनर है, अगर तुम लोगों को ठगने की इस क्षमता को निखारती हो तो तुम बहुत आरामदायक जीवन जी सकती हो। निक्की ने कहा, यह हमारा पारिवारिक व्यवसाय है, मेरे पिता, उनके पिता, वे सभी ठग थे, हम खून से धोखेबाज हैं, हर चाल हर हरकत हमारे लिए खेल है। बिना समय बर्बाद किए जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निक्की मान गया। बाहर चलते समय उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और उसे पता भी नहीं चला। जब तक उसे पता चला उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी। जब उसने घड़ी अपने हैंडबैग में रखी थी तब तक निक्की उसका बटुआ ले चुका था। इन सभी चालों के बाद निक्की ने कहा, हाथ की सफाई, समय और थोड़ी सी स्टाइल, इस काम के लिए बस इतना ही चाहिए। फिर निक्की ने उसे अलविदा कहा और चला गया। कुछ महीनों के बाद जेस को निक्की न्यू ऑर्लियंस में मिला, जहां उसने एक नई टीम बनाना शुरू कर दिया था। उनकी मुलाकात वास्तव में एक परीक्षा थी। वो देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने के काबिल है या नहीं। जब जेस मान गई तो निक्की ने उसे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ एक मेले में भेजा। ये जेस का पहला व्यावहारिक असाइनमेंट था। वो हाथ में नक्शा लेकर लोगों से दिशाएं पूछने लगी। जब वो लोगों का ध्यान भटकाती थी तो उसका साथी चुपके से एक पर्यटक का कैमरा लेंस चुरा लेता था। फिर एक और टीम सदस्य ने जानबूझकर एक आदमी से टक्कर मार दी और जेस ने उसका बटुआ ले लिया। जेस अब अपनी चोरी की शैली में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगी थी। चॉपस्टिक्स का उपयोग करके उसने एक और महिला के बैग से बटुआ निकाल लिया। सब कुछ इतनी आसानी से हुआ कि किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। निक्की एक इमारत के ऊपर से सब कुछ देख रहा था। उसने टीम को जेस को अकेला छोड़ने के लिए कहा। अब उसकी बारी थी अकेले उड़ान भरने की। जेस ने एक के बाद एक महंगी चीजें चुराना शुरू कर दिया और हर चोरी के साथ निक्की का उसके प्रति सम्मान बढ़ता गया। अब निक्की ने उसे एक और बड़ा काम दिया, इस बार एक हाईटेक घोटाला। विशेष लेंस की मदद से वे अन्य खिलाड़ियों के कार्ड देख सकते थे और उन्हें आसानी से हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने का एक सिस्टम भी था। चोरी किया गया कार्ड गुप्त रूप से एक टीम के साथी को भेजा जाता था, जहां एक उपकरण उसका डेटा कॉपी कर लेता था और फिर कार्ड मालिक की जेब में लौटा दिया जाता था। जब तक किसी को पता चलता उनका पूरा खाता खाली हो जाता। एक और घोटाला एक नकली एटीएम मशीन का था। जब भी कोई पैसे निकालता था तो एटीएम गुप्त रूप से उनका पिन स्टोर कर लेता था। फरहाद बाद में मशीन हटाता था और सारा डेटा चुरा लेता था। सभी चोरी किए गए क्रेडिट कार्डों को विभिन्न श्रेणियों में छांटा गया था। उनका उपयोग करके महंगी लग्जरी वस्तुएं खरीदी गईं और अंत में उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया। एक दिन जेस ने खूबसूरत हार देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निक्की ने उसे तुरंत उतारने के लिए कहा। उसने सख्ती से समझाया कि सभी वस्तुएं बेची जानी चाहिए, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से नहीं रखा जाना चाहिए। जेस पहली बार इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी देख रही थी। चोरी किए गए सामानों के पहाड़ के बीच खड़े होने का एहसास अवास्तविक था। अगले दिन जेस और फरहाद एक धनी इलाके में घूम रहे थे। उनका काम अभिनय करना था। फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, कृपया कोई हमारी मदद करो, कृपया। ये एक ध्यान भटकाने वाली चाल थी जिसका उपयोग बाकी टीम ने अपने आसपास के अमीर लोगों से चोरी करने के लिए किया। काम खत्म होने के बाद पूरी टीम एम्बुलेंस में छिपकर भाग गई। पूरी योजना इतनी पूरी तरह से निष्पादित की गई थी कि कोई कुछ भी समझ नहीं पाया। उस रात उन सभी ने एक साथ जश्न मनाया। निक्की ने सबकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1.20 कमाए थे। अगले दिन सभी टीम सदस्य अलग अलग रास्तों पर जाने की तैयारी कर रहे थे। दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया और निक्की ने सभी को आश्वासन दिया कि उनके पैसे कुछ दिनों के भीतर उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निक्की का अभी भी एक आखिरी मिशन बाकी था। दिल का दर्द और एक नया जाल। अगली सुबह निक्की जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने पूरा प्रदर्शन किया ताकि ये दिखाया जा सके कि वे कुछ ही मिनटों में $10 लाख कैसे कमा सकते हैं। तब तक जेस को निक्की से प्यार होने लगा था। उसे लगा कि वो निक्की की गर्लफ्रेंड है और इसीलिए वो उसे ये सब दिखा रहा था। लेकिन निक्की ने उसे केवल अपने फायदे के लिए समूह में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निक्की ने उसे $80,000 नकद दिए और आखिर में अलविदा कहा। जेस ने उसे आंखों में आंसू लिए देखा। उसका दिल टूट गया था क्योंकि उसे निक्की से प्यार हो गया था। उसी समय उसे यह भी महसूस हुआ कि $80,000 बहुत कम थे क्योंकि निक्की ने अभी अभी $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निक्की की दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। जेस ने अब उसके असली रंग देख लिए थे। लगभग 3 साल बाद एक रेस कार सर्विस स्टेशन में रुकती है और हम निक्की को फिर से देखते हैं। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर लिखा था कि उसके पैसे खत्म हो रहे हैं। दोपहर के भोजन के दौरान वो एक रेस कार टीम के मालिक जॉर्ज से मिला। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने EXR नाम का एक नया एल्गोरिथम विकसित किया था, लेकिन वो जीतने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इसे बेहतर बनाना चाहता था। इसलिए उसने निक्की को काम पर रखा। योजना सरल थी। निक्की उनका मुख्य इंजीनियर होने का दिखावा करेगा। फिर वे जॉर्ज और निक्की के बीच एक नकली लड़ाई करेंगे ताकि अन्य टीमें उनके जाल में फंस जाएं। उसके बाद निक्की प्रतिद्वंद्वी टीम को EXR का एक नकली संस्करण बेचेगा, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम का उपयोग करके आसानी से जीत जाएगी। सौदे के हिस्से के रूप में निक्की को इस काम के लिए €1 मिलियन मिलने वाले थे और नकली सिस्टम बेचकर जो पैसे वो कमाएगा वो भी उसी के होंगे। निक्की को लगा कि ये काम एक मजाक है। वो ऐसा घोटाला नींद में भी कर सकता था, लेकिन जॉर्ज के बटलर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सीधे निक्की को धमकाया और कहा, अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें सीधे सीने में गोली मार दूंगा। निक्की ने टक्सीडो पहना और उस शाम एक पार्टी में शामिल होने के लिए चला गया। निक्की और जॉर्ज के बीच की योजना भीड़ के सामने एक नकली लड़ाई का मंचन करना था, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह से तब चौपट हो गई जब जेस लाल ड्रेस में सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। वो सीधे जॉर्ज को गले लगाने चली गई। ये देखकर निक्की की आंखें गुस्से से भर गईं। उसका दिमाग खाली हो गया। उसने जेस को 3 साल में नहीं देखा था और अब वो किसी और के साथ थी, और वो भी उस आदमी के साथ जिसने निक्की को काम पर रखा था। जेस शांति से निक्की के पास गई और उसे बताया कि वो अब एक ठग नहीं है और 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो अब मायने नहीं रखता। उसने ये भी कहा कि जॉर्ज को उनके पिछले रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसे ऐसे ही रखना सबसे अच्छा होगा। ये सुनकर निक्की आग बबूला हो गया। उसने वोदका का एक गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। पहले उसने गुस्सा होने का नाटक करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वो वास्तव में गुस्सा था। जॉर्ज के साथ सबके सामने लड़ाई अब कोई नाटक नहीं थी, ये वास्तविक थी। उनकी लड़ाई ने प्रतिद्वंद्वी रेसिंग टीम का ध्यान आकर्षित किया, जैसा कि योजना बनाई गई थी। जल्द ही सुरक्षा आई और निक्की को पार्टी से बाहर फेंक दिया, लेकिन अब उसके हाथ में प्रतिद्वंद्वी टीम का बिजनेस कार्ड था। बदला और अंतिम चाल। अगली सुबह निक्की मैक्लरेन टीम के मालिक से मिला।
उसने सीधे कहा, मैं आपको EXR सिस्टम बेचना चाहता हूं। इसकी कीमत 3 यूरो मिलियन होगी। टीम के मालिक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मोलभाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम का परीक्षण किया और जब उसने परिणाम देखे तो उसका चेहरा खिल उठा। निक्की ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटे में डिलीवर कर दिया जाएगा। इस बीच जेस फरहाद से सड़क पर मिली। फरहाद को निक्की ने भेजा था। उसने जेस को बताया कि निक्की का 3 साल पहले जाना जरूरी था। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फरहाद ने यह भी कहा कि निक्की अब भी उससे प्यार करता है। फिर उसने जेस को एक डिब्बा दिया जिसमें वही हार था जो जेस को एक बार पसंद आया था। चाहे वो असली हो या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे देखकर जेस का दिल पिघल गया। उसने फरहाद को बताया कि वो निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखों ने कुछ और ही कहा। उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं थीं। खैर, सौदे के दिन निक्की आया और मैक्लारेन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर सौंप दिया। बदले में एक मजबूत आदमी ने उसे 3 यूरो मिलियन वाला एक ब्रीफकेस दिया। लेकिन निक्की का स्वभाव ऐसा था कि वो कभी भी जोखिम लिए बिना काम नहीं करता था। उसने गुप्त रूप से वही सॉफ्टवेयर हर रेसिंग टीम को बेचा था। हर हाथ मिलाने से उसे और यूरो मिलते थे। जिसने भी उसे हाथ मिलाया उसने उसे लाखों का भुगतान किया। जब तक दौड़ शुरू नहीं हुई, किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि हर टीम को बिल्कुल वही EXR सिस्टम बेचा गया था। उस रात भागने के बजाय निक्की ने जेस को मैसेज किया, कहा कि अगर वो समय पर आ गई तो वे एक साथ भाग सकते हैं। निक्की ने इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही उसने हार मान ली और जाने के लिए मुड़ा, जेस दिखाई दी, लेकिन भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी पल वही मजबूत आदमी जिसने उसे मैक्लारेन टीम की ओर से 3 यूरो मिलियन दिए थे, निक्की के सामने आ गया। वास्तव में वो जॉर्ज का आदमी था। उसे सच्चाई का पता चल गया था कि निक्की ने नकली के बजाय असली सॉफ्टवेयर बेचा था। उसे 1 यूरो मिलियन की परवाह नहीं थी। अब उसने अपनी पूरी रेसिंग गियर पहनी और जानबूझकर निक्की की कार में टक्कर मार दी। एक भयानक दुर्घटना के बाद निक्की और जेस दोनों को पकड़ लिया गया। उन्हें बांध दिया गया और सभी चोरी की नकदी जॉर्ज के सामने रख दी गई। जॉर्ज आग बबूला था। उसने वो सॉफ्टवेयर बनाने में 40 यूरो मिलियन खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। सबसे बुरा हिस्सा यह था कि उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुराया था। जब निक्की ने कुछ नहीं कहा तो जॉर्ज ने जेस की नाक बंद कर दी, उसकी हवा काट दी। यह देखकर निक्की टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। कैसे उसने जेस को अपने पुराने प्यार को फिर से जगाकर उसे फिर से अपने प्यार में डाल दिया था। उसने कहा कि उसने उसे वही हार दिया जो उसे एक बार पसंद आया था, लेकिन इस बार उसके अंदर एक विशेष चिप थी। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर खोला, उस चिप ने उसका पासवर्ड चुरा लिया और डेटा कॉपी कर लिया। ये सुनकर जेस का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन उन्हें एक शब्द पर भी विश्वास नहीं हुआ। जॉर्ज ने तब कहा कि जेस कभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मुझे पता है कि वो मेरे पैसे के लिए ही मेरे साथ थी। जेस ने स्वीकार किया कि वो जॉर्ज से प्यार करने का नाटक केवल निक्की को जलाने के लिए कर रही थी। निक्की चौंक गया तो जेस ने निक्की को जलाने के लिए जॉर्ज से प्यार का नाटक किया था। अब दोनों पकड़े गए थे। द ग्रैंड फिनेल। जॉर्ज ने बटलर की ओर मुड़कर पूछा कि निक्की सॉफ्टवेयर कैसे चुरा पाया। जैसे ही निक्की ने अपना मुंह खोला, बटलर ने अचानक एक गोली चला दी। ये निक्की के सीधे सीने में लगी। जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया और बटलर से कहा, मैं पैसे फिर से कमा सकता हूं, लेकिन अगर मैं हत्या के लिए पकड़ा गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जॉर्ज ने जल्दी से बटलर को निकाल दिया और गोदाम से भाग गया। जेस बेकाबू होकर रो रही थी, लेकिन बटलर ने शांति से कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में निक्की का आदमी हूं। वास्तव में बटलर निक्की का पिता था। उसने गोली को दिल के ठीक पास, आर पार नहीं बल्कि सावधानी से मारी थी। उसने घाव को टेप से सील कर दिया, अतिरिक्त रक्त निकालने और निक्की की छाती में हवा का दबाव संतुलित करने के लिए एक सुई का उपयोग किया। अचानक निक्की ने अपनी आंखें खोली। वो जीवित था। ये एक पागल योजना थी, लेकिन ये काम कर गई। उनके पीछे पैसों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। तीनों गोदाम से निकल गए। निक्की वास्तव में एक अनाथ था और इस आदमी ने उसे पाला था। यही वो था जिसने निक्की को व्यापार की सभी चालें सिखाई थीं। उनका नियम सरल था, कभी भावुक मत बनो। लेकिन अब निक्की को वास्तव में जेस से प्यार हो गया था। बटलर ने दोनों को सड़क किनारे छोड़ दिया और सारे पैसे अपने साथ ले गया। निक्की के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन अस्पताल जाते समय उसने जेस के हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा। ये जॉर्ज की $2 लाख की घड़ी थी। निक्की ने उसे देखा, जेस ने उसे देखा और दोनों मुस्कुराए। इस तरह की चालों और हाथ की सफाई से वे कभी भूखे नहीं रहेंगे, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले में मिलते हैं।